हमारा बीएसएफ का पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से सवाल पूछे गए थे, पार्ट 3 पर हम अभी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 है, जो कि हमारा अभी तक 1 और 2 हो चुका है। और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे किस तरीके से सवाल कहाँ से कैसे बनते हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वो सारा कुछ हम आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताने वाले हैं। समय निकाल करके अच्छे से आराम से देखिए, आंसर पता है आंसर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि सवाल किस तरीके से यहाँ पर आपको पूछे गए थे। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मोलर्स आर प्रेजेंट इन परमानेंट टीथ ऑफ ह्यूमन जॉ। मानव जबड़े के स्थायी दांतों में कितनी दाढ़ें होती हैं। सिंपल सवाल है। अगर आपने ये सवाल आपको कहाँ से पूछा है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये सवाल आपको पूछा है एनाटॉमी से, है ना। एनाटॉमी से आपका सवाल है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने भी डिटेल में पढ़ा है, यूट्यूब में आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। टीथ के बारे में भी डिटेल में बताया। तो स्टार्ट ही यहाँ पर आपके माउथ से होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट। माउथ में आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टीथ है, और उसके बाद क्या है, टंग है। ठीक है, तो दो जगह से आपके सवाल पूछते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड है तो वो तो आता ही आता है, लार से सवाल बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो यहीं से स्टार्ट होता है और क्वेश्चंस भी ढेर सारे बनते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपके 10, 12, 3 और 6 दिए है, अब इसका आंसर आप कैसे करोगे। अगर आपको पता होगा इसका फॉर्मूला तो आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। फॉर्मूला हम समझ लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, ये डायग्राम है। ये जो है आपका ऊपर का जबड़ा है, ठीक है, ये आपका ऊपर का जबड़ा और नीचे का ये वाला। अब हम इसको सीधे हाफ कर देते हैं, यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अब ये 4 हिस्सों में बढ़ गया। ये पहला हिस्सा आपका हो गया, ये दूसरा है ना, ये तीसरा और इधर का चौथा। 4 हिस्से में हमने इसको बांट दिया है। ठीक। दांतों के नाम आपको पता होगा। सबसे पहला क्या है, इंसीजर है, उसके बाद केनाइन है, उसके बाद प्रीमोलर है, फिर मोलर है। ठीक है, ये आपको दांतों के नाम तो पता ही होगा, है ना, बहुत आसान है। अब हम इसको फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बनता है। इसका फॉर्मूला बनता है 21, 23 का, मैंने पढ़ाया भी डिटेल में, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना, इंटू 2। ठीक, सिंपल है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं किससे, इंसीजर से। आपका इंसीजर है, उसके बाद केनाइन है, उसके बाद आपका प्रीमोलर है और उसके बाद मोलर है। सिंपल है। इस सीक्वेंस में ही आपको जमाना है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इस तरीके से आपको इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, इस तरीके से आपको, ये केवल एक हिस्से की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, इस वाले एक हिस्से की बात कर रहे हैं। हमने 4 हिस्से में बांटा हुआ है। यहाँ पर जो आपको दांत दिख रहे हैं, हम केवल एक हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक हिस्से में ये कंडीशन बनता है, इंसीजर कितने 2, केनाइन कितने 1, प्रीमोलर कितने 2, मोलर कितने 3। अब एक हिस्से में आपसे पूछा है किसका, मोलर का, है ना, आपसे पूछा है मोलर का। ध्यान से समझना, आराम से समझ में आएगा। मोलर अगर एक हिस्से में आपके 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है, टोटल हिस्से हमने कितने बांटे हैं 4, तो 3 इंटू 4 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12। कितने हो जाएंगे भाई, 4 तिया 12 होते हैं। तो आपने मोलर का इस तरीके से निकाल दिया, बहुत सिंपल है। इस तरीके से प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर का भी अगर पूछेगा तो आराम से, ये अडल्ट की हम बात कर रहे हैं, आराम से आप इसका आंसर बता सकते थे अगर ये फॉर्मूला आपको पता होता तो। बहुत इजी है, सिंपल है, आराम से आप आंसर कर सकते हो। अब बाकी का अगर पूछेगा तो, है ना, समझ में आ गया आप सब लोगों को। तो इसका सिंपल आंसर है, आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 12 जो दिया है ये वाला, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जो दिया हुआ है ये आपका करेक्ट। अब हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड। धमनी रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव कितना होता है। सिंपल है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 120 mmHg, दूसरा ऑप्शन दिया है 40, उसके बाद 10, उसके बाद 95। सिंपल है। अब यहाँ पर समझो ये सवाल पूछा कहाँ से है, आपको सवाल कहाँ से पूछा है ये समझ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं। सवाल आपको पूछा है, ये पूछा है एनाटॉमी से। कहाँ से पूछा है भाई, एनाटॉमी से। एनाटॉमी से हम इसको लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम पूरा आर्टरी और ब्लड में जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है वो भी पढ़ते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम थोड़ा कुछ देखते हैं। सिंपल, लेकिन हम इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से बोलेंगे कि यहाँ से ये सवाल पूछा है। सिंपल है। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, mmHg, ये होता क्या है, मिलीमीटर। कई लोगों को अगर नहीं पता है तो हो सकता है कई बार फुल फॉर्म पूछ ले, है ना, मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, मिलीमीटर मरकरी इसका फुल फॉर्म होता है। सिंपल है। और
जब हम एबीजी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना, आर्टेरियल ब्लड गैस, ये जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें ये चेक करने के लिए कि आपका लंग्स, है ना, आपका लंग्स जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेशन पढ़ाया था। तो मेन फंक्शन जो आपके लंग्स का है, जो गैसेस होते हैं उसको क्या करने का, एक्सचेंज करने का, कि आपको ऑक्सीजन लेना है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। ये सब चीज़ें कहाँ होते हैं, लंग्स के एल्यूलाई में देखने को आपको मिलता है ना। एल्यूलाई हमने डिटेल में पढ़ाया था, और ये जो इस तरीके से एल्यूलाई, अभी डायग्राम हम समझाएंगे, और यहाँ से आपके ब्लड वेसल्स आते हैं, तो यहाँ पर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, एक्सचेंजेस होता है, सॉरी। तो सिंपल इस तरीके से जब हम एबीजी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें ये देखना रहता है कि भाई लंग्स आपका प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, आपके आर्टरीज में ब्लड में आपके ऑक्सीजन बराबर जा रहे हैं, आपके टिश्यूज़ तक नहीं जा रहे हैं, कितनी मात्रा में जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का हमें पता चलता है, और ट्रीटमेंट चलता है उसको भी हमें लेवल देखना रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर हमें आर्टरी से ब्लड कलेक्शन करना रहता है। किससे? आर्टरी से। बाकी हम कोई भी ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो हम कहाँ से, वेन से ब्लड कलेक्शन करते हैं, वहाँ से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टरी से हमें ब्लड लेना रहता है, क्योंकि एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस नाम ही है आपको, है ना। तो आर्टरी में आपको ब्लड गैस देखना रहेगा, गैसेस देखने रहेंगे, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना, पार्शियल प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं क्या, PaO2, है ना, और उसके बाद PaCO2, आपने नाम सुना होगा, है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो इनको। सिंपल इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गए मोटे मोटे तौर पे। अब हम डायग्राम पे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको सवाल पूछा है। ये सवाल देख लो, ये आपका क्या है, एल्यूलाई है, जो कि आपके लंग्स में देखने को मिलता है, सिंपल है। और ये आपके क्या आ रहे हैं, ये है आपका ब्लड वेसल्स, ठीक। और ये आपका हार्ट है, जो ये हार्ट पंप करेगा, और उसके बाद जो पंप एक बार करता है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका दोनों तरीके से, दोनों दोनों तरफ काम होंगे ना, पंप करेगा तो यहाँ से आपका ब्लड ऊपर भी जाएगा, और यहाँ से ब्लड आपके पूरे बॉडी में भी सर्कुलेट होगा। समझ में आ रहा है? लंग्स में जब ब्लड जा रहा है तो अब देखो, यहाँ से आपने क्या किया, जो भी है सांस आपने लिया, जब आप सांस लेते हो तो लंग्स के एलुलाई में देखो, PO2 कितना देखने को मिल रहा है आपको, 104, है ना, और PCO2 कितना देखने को मिल रहा है, 40। ये एलुलाई के अंदर है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आया एलुलाई में, और ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, देखो यहाँ से चला गया कहाँ पर, आपके आर्टरीज में चला गया, या फिर आप बोल दोगे, सॉरी, ब्लड वेसल्स बोलोगे, है ना, अभी हम ब्लड वेसल्स यूज कर रहे हैं, आपके ब्लड वेसल्स में चले गए। सिंपल। जब सर्कुलेशन जब हम पढ़ते हैं तो ये हार्ट से आपका पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर के आता है, सॉरी, ब्लड लेकर के आया, और यहाँ एलुलाई में आकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, एलुलाई में जा रहा है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका बाहर चला जाएगा, है ना, और आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन को लेकर के पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ आ जाएगा, आपके हार्ट में आ जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा ये आपके आर्टरीज के थ्रू, आपके पूरे सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू आपके अलग अलग ऑर्गन तक जाएगा, और लास्ट में आपका टिश्यू है ना, और सेल्स, जहाँ पर मेन कैटाबोलिक की क्रिया होना है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ तक आपका पहुँचेगा ये ऑक्सीजन। सिंपल है, इस तरीके से हो रहा है। तो अब ये आर्टरी में जो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए वो उतना है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करना है, तो ब्लड आप कहाँ से लोगे, आर्टरी से लोगे, है ना। वेन भी होता है, तो वेन में भी आपके जरूरी थोड़ी कि आर्टरीज में ही गैसेस होंगे, वेन में भी आपके गैसेस होंगे, और दूसरी चीज़ आप टिश्यूज में भी देख रहे हो तो टिश्यूज में भी आपके गैसेस हैं, यहाँ पर एलुलाई देख रहे हो तो एलुलाई में भी गैसेस, सब जगह प्रेशर अलग अलग है, यहाँ पर आप देखो। तो आर्टरी की जब हम बात करते हैं, आपसे आर्टरी पूछा है, तो आर्टरी में आपका PaO2, है ना, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो ये आपका 80 से एवरेज लेते हैं, तो 80 से 100 mm, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपका, है ना, HG। और PaCO2 की जब हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है कितना, 35 से 45 mmHg। ये आप याद रखना भाई, यहाँ पर भी दिया है, ये देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, हम एवरेज लेकर के चल रहे हैं, अगर कभी एवरेज की बात करेगा तो ये आपके हो जाएंगे। सिंपल है। वेन में अब आप देख लो, यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो ये सिस्टेमिक वेन है ना, जो कि इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा हमने पढ़ा था, सिंपल, है ना। तो यहाँ पर आप देखो कितना है, 40 आपका ऑक्सीजन है, और उसके बाद 45 आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
सिंपल है ना, वही चीज़ है ना। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 45 दिख रहा है और ऑक्सीजन आपका 40 देखने को मिल रहा है इसमें। इतना समझ में आ गया। अब देखो, टिश्यूज़ के अंदर भी पूछेगा तो टिश्यूज़ के अंदर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 40 और 45। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल कहीं से भी कोई सा भी सवाल आपको पूछने को मिल सकता है। तो अभी आपको ऑक्सीजन दिया था, ऑक्सीजन आपका हमने बताया 80 से 100 यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है जो कि आपके सवाल में यहाँ पर पूछा है। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, 120 ये तो हो ही नहीं सकता, 40 ये भी नहीं हो सकता, 10 ये भी नहीं हो सकता, तो दिया है आपका क्या, 95 दिया हुआ है। सिंपल है, 95 आपका एवरेज दिया हुआ है, 90 भी होता तो भी सही होता, है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ये होना था। तो आर्टेरियल ब्लड गैस जब भी आप लेते हैं या एबीजी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हेपेरिन वाला इस्तेमाल करते हैं क्या, वाइल। कभी अगर आपसे पूछे तो ये भी आप याद रखेंगे, हेपेरिन वाइल आप इस्तेमाल करते हैं जिसका ग्रीन कलर का कैप होता है ना, वो आप यूज करते हो और टेस्ट परफॉर्म करते हो। तो ये चीज़ आप याद रखना। और एक होमवर्क देता हूँ, इनके जो मैं और डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद आ रहे हैं तो मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ। इनको कब कब बोलते हैं ना, हाइपोक्सीमिया कब बोलेंगे, कंडीशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है आपका हाइपोक्सिया, है ना, ये कंडीशन आप बताना मेरे को। पॉलीसाइथेमिया मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये याद आ रहे हैं तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इन कंडीशंस को किस वजह से बोला जाता है, कौन सी कंडीशन होते हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे बहुत बार सवाल बन चुका है, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। और दूसरा चीज़ आपको क्या पढ़ना है, इसमें मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। अगर ये लेवल कम हो रहा है तब कब कब होगा ये लेवल कम, है ना, डिक्रीज जो हम पढ़ रहे हैं, कब कब होगा ये आप याद रखना। ठीक, उसके बाद इंक्रीज कब होगा ये भी आप याद रखना। तो ये दोनों चीज़ें आप पढ़ना, इंक्रीज और डिक्रीज कब कब होगा, जो हमारा पार्शियल प्रेशर जो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का, है ना, आर्टरी के अंदर, तो ये कंडीशन भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको होमवर्क दे रहे हैं तो ये आप जरूर पढ़ना है इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पर थर्ड सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, इन ह्यूमन विच डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस गिव आउट ऑफ द एंड प्रोडक्ट डेक्सटीन एंड माल्टोज। हिंदी में पढ़ लेते हैं, मनुष्य में जो अग्नाशयी रस होता है का कौन सा पाचक एंजाइम है जो अंतिम उत्पाद डेक्सटीन और माल्टोज आपको देगा। ठीक, सिंपल तौर पे आपने पढ़ा क्वेश्चंस को और आपको समझ में आया कि ये सवाल आपको पूछा कहाँ से है, तो बता सकते हो आप कहाँ से पूछा है आपको। ये सवाल पूछा है आपको एनाटॉमी से, है ना। इतना तो समझ में आ गया कि एनाटॉमी से पूछा है। फिर आप बोलेंगे ये आपके पूछा है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वहाँ से आपको ये सवाल पूछा है। सिंपल। अब एंजाइम्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनको छोटे प्रोडक्ट में तोड़ने का काम ये होता है। जैसे इंपॉर्टेंट तौर पर आपका क्या हो गया, फैट, है ना, फैटी एसिड्स। उसके बाद हो गया आपका कौन सा, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन आपका क्या है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है वो आपको पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है। उसके अलावा आपका कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, जो कि सिंपल शुगर से मिलकर के बनते हैं अलग अलग, आपने देखा होगा। तो ये इस तरीके से आपको मेन मुख्य मुख्य तौर पर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। आपका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर है, आप वीडियो देखना कंप्लीट, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि इनको कौन सा एंजाइम है जो तोड़ने में हेल्प करेगा, चाहे प्रोटीन को हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट को हो, या फिर फैट को। अभी हम नीचे टेबल पे बात करेंगे। तो इतना आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बता सकते हो। अब आपको ये देखना है कि ये डेक्स्ट्रीन और माल्टोज, है ना, ये है क्या चीज़। तो माल्टोज नाम से तो समझ में आ रहा होगा, ओज हमने बताया था आप लोगों को, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट में आपको सुनने को मिलता है ना। शुगर में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ तो आपको पता अगर हो जाता कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, तो आप आराम से बता सकते थे कि भाई आपका एमाइलेज यहाँ पर देखने को मिलता है, तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज आपका करेक्ट आंसर हो जाना था। सिंपल। उसके बाद बाकी भी ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको आंसर नहीं पता तो इस तरीके से आप बता सकते थे। कॉलीपेज दिया है ना, काइमोट्रिप्सिन दिया है, एलास्टेज दिया है, तो ये एंजाइम्स भी हैं जो जिसके बारे में हम अभी नीचे बात करने वाले हैं। अब नीचे आप देखो, ये एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप जाएं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो किनारे पर एंजाइम्स के नाम दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट वाले डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सलाइवरी एमाइलेज है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, माल्टेज है ना। प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, साइट ऑफ रिलीज क्या है, इनका पीएच लेवल क्या है, ये भी आप याद रख लेना, कभी एग्जाम में पूछ ले तो बता देना। प्रोटीन डाइजेशन में पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और पेप्टिडेज, है ना। उसके बाद गेस्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना आराम से। न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में न्यूक्लिएज होगा, है ना। फैट के डाइजेशन में आपका लाइपेज होगा। इनका इधर देख लो, सेकंड वाला टेबल, ये भी आप याद रख लेना। न्यूट्रेंट है ना, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, फैट, है ना। इनका प्रोडक्ट जो है क्या होगा, सिंपल शुगर में टूटेंगे, एमिनो एसिड में और फैटी एसिड में, ये हमने बता दिया आपको।
है ना। तो इस तरीके से होते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अच्छे से ये टेबल को आप याद कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे कुछ इनके जो कॉलीपेज दिया था, ये भाई आपका क्या होगा, कॉलीपेज है ना। कॉलीपेज जो होते हैं ये प्रोटीन को एंजाइम है, रिक्वायर्ड होते हैं ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी पैंक्रियाटिक लाइपेज में। समझ में आ रहा है। तो ये भी आपका जो कॉलीपेज हो गया, ये आपका किस में, प्रोटीन में हेल्प करेगा। तो ये भी आपके ऑप्शन में से हट गया क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट था। समझ में आ गया। तो ये भी आपके इसमें से हट गया, हाइड्रोलाइसिस करेगा। चलिए, उसके बाद आपका अगला कौन सा था, हाँ डेक्सटीन और माल्टेज हमने बता दिया, माल्टोज हमने बता दिया था, डेक्सटीन और माल्टेज, माल्टोज सॉरी, लो मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट है ना। और उसके बाद आपका क्या है, माल्टोज, ये भी आल्सो नोन एज माल्ट डाइसैकेराइड, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों के चीज़ों के बारे में हमने बता दिया था। उसके बाद इलास्टेज दिया हुआ है, तो ये आपका किस में हेल्प करेगा, प्रोटीएजेस पेप्टिडेज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये भी एंजाइम आपका किसका, प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है। तो ये भी आपके ऑप्शन में से हट जाता है। ठीक। और बचा आपका एक और कौन सा बच गया, एक और बचा है आपका, लास्ट कौन सा है, हाँ कीमोट्रिप्सिन है ना, ये वाला बचा है। तो कीमोट्रिप्सिन जो होगा ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है आपका कहाँ पर, पेंक्रियास में है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, कीमोट्रिप्सिनोजिन। तो ये लिख देते हैं क्या, लिख देते हैं, चलो याद रहेगा, कीमोट्रिप्सिनोजिन। तो ये आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है पेंक्रियास में। इसको एक्टिव कौन करता है, ट्रिप्सिन है ना। इसको एक्टिव कौन करता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नाम याद आ गया तो आप बता ही सकते हो कि भाई ये हाइड्रोलेज आपका पेप्टाइड बॉन्ड को करेगा है ना, प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी में। तो सिंपल है, एमिनो एसिड कन्वर्ट करेगा तो प्रोटीन। तो कुल मिलाकर के ये भी आपके प्रोटीन में हेल्प करता है ना। और ट्रिप्सिन इसको एक्टिव करता है किस में, जो कि आपका कीमोट्रिप्सिन में है ना। तो अभी हम वो पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जब डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको मालूम चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से कीमोट्रिप्सिन भी आपके ऑप्शन में से हट गया। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी एमएलएज आपको पता चल ही गया। तो इस तरीके से था इसका क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और एग्जाम में पूछता ही है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। पर्नीसियस एनीमिया इज ए डिसऑर्डर इन द ब्लड, दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। अब ये सवाल आपको विटामिन से पूछा है। कहाँ से पूछा है, हिंदी में भी आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है। ये आपको विटामिन में से पूछा है। आप विटामिन में से बोल सकते हो या फिर आप ब्लड में से भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि पर्नीसियस एनीमिया वाला पार्ट आप हेमेटोलॉजी में पढ़ते हो। तो दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो, दोनों में आपको ये कवर करने को मिलता है कि आप विटामिन पढ़ोगे तब भी कवर हो जाएगा, और ब्लड पढ़ोगे, एनीमिया पढ़ोगे तब भी ये आपको कवर हो जाएगा। एनीमिया में भी आप पढ़ोगे क्या, पर्नीसियस एनीमिया, वहाँ पर भी आपको कवर हो जाएगा कि पर्नीसियस एनीमिया होता क्या। तो एक डिसऑर्डर है जो कि विटामिन, लेकिन हम क्योंकि डिसऑर्डर की बात किया है, किस डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होता है, इसलिए हम इसको विटामिन में लेकर के चल रहे हैं। तो विटामिन का लेक्चर आप जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से हमने पूरा कंप्लीट देखना, देखा बहुत बार होगा लेकिन हमने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो विटामिन एक बार जरूर देखना, लेक्चर अपलोडेड है वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर, एक बार देखना जरूर है ना। तो आपको अच्छे से, बेहतर तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से विटामिन दिया है, विटामिन के दिया है, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन ए। तो विटामिन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा दोबारा से। आप एक बार इस लेक्चर के बाद ज़रूर देखना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ठीक। अब देखो यहाँ पर विटामिन जो के है ना, विटामिन के है, ये आपका एंटी हेमरेजिक विटामिन इसको बोलते हैं। किसको, विटामिन के को। मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, केवल आपको बता रहा हूँ, एंटी हेमरेजिक विटामिन, जो कि क्लॉटिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर आपको पता ही होगा यार, है ना, क्लॉटिंग डिसऑर्डर और उसके बाद ब्लीडिंग, है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हो, क्लॉटिंग और ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता होगा विटामिन के का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपका क्लॉटिंग फैक्टर जब आप पढ़ते हो, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे है ना, तो मैकेनिज्म जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद है आपका विटामिन B12, है ना, विटामिन B12 जो कि ये आपका वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। ठीक है। ये दो जो आपको दिए हैं, 2 और 3, ये आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, बाकी 1 और 4 जो दिया है ये आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन है।
इतना तो बेसिक चीज़ आपको पता होगा। तो विटामिन जो B12 है, ये साइनोकोबालामाइन है ना, इसका साइंटिफिक नाम होता है। और ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन भी इसको बोला जाता है। तो डिटेल में हमने बताया है, वो आप वहाँ जा करके देखना। तो करेक्ट आंसर इसका यही होगा, दूसरा नंबर, जो कि विटामिन B12। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको कौन सा चीज़ होता है भाई, ये परनीसियस एनीमिया है ना। तो करेक्ट आंसर इसका यही होने वाला था, विटामिन B12। उसके बाद आपका दिया है कौन सा, विटामिन C। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है ना। इसको बोलते हैं क्या, एस्कॉर्बिक एसिड है ना। इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। अभी हम विटामिन पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है ना, आपको पता होगा। स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स है ना, और गम्स जो हैं फूल जाते हैं, ब्लीडिंग होते हैं आपके। ठीक, तो ये आपका विटामिन C है, सिंपल। उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, विटामिन A। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, पढ़े हो। तो विटामिन A जो है ये आपके आंखों से रिलेटेड है, तो रेटिनॉल है ना, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अच्छे से, है ना। इसका नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, केरेटोमेलेसिया हमने पढ़ाया है डिटेल में। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी होगा, तो डिटेल में आपको इसका लेक्चर देखना पड़ेगा एक बार, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है, एक बार देखना जरूर। विटामिन से सवाल बनता है, अच्छे से देखना, पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। सिंपल है, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, है ना। उसके बाद हम आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। आज का आखिरी सवाल क्या है, 5वां नंबर का सवाल पढ़ो, क्या पूछ रहा है। द प्रोटीन वेटेलिन इज फाउंड अबेंडेंटली इन विच फूड प्रोडक्ट, कौन से फूड प्रोडक्ट में जो है आपका विटेलिन नाम का प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाएगा। प्रोटीन विटेलिन किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एग दिया है, वेजिटेबल दिया है, मिल्क दिया है, वीट दिया है ना, चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो कुछ स्पेसिफिक विटामिन है जिनका नाम पर्टिकुलर जगह के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका एग है ना। तो यहाँ पर आपको एग देखने को मिल रहा है, और करेक्ट आंसर यही है, जो कि विटेलिन है ना, एक प्रोटीन है जो कि आपको एग योग में देखने को मिलता है, फॉस्फोप्रोटीन उसको बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, एग। बाकी वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, है ना। मिल्क में केसिन प्रोटीन होता है, जो कि आपको पता होगा। ये तो 9वीं 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आपने सीखा भी होगा, है ना, नाम भी आपको पता होगा। उसके बाद वीट है ना। तो वीट में भी प्रोटीन्स पाया जाता है, एक आप नाम याद रख सकते हो, ग्लूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें कई बार पूछ ले जाता है स्पेसिफिक, तो आप इसको याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे आज के 5 सवाल थे। आई होप आपको मज़ा आया होगा क्लास में। और आपको MCQs का नोट्स अगर चाहिए, बुक्स चाहिए है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 76 10 38 51 48 नंबर पर। और MCQs के बुक्स जो प्रीवियस ईयर के हैं हर स्टेट के, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो MCQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके, तैयारी अच्छी हो सके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।